अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। और जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खुश रह रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रख रहे होंगे। नाजरीन, गुनाह जहर की मानंद होता है, थोड़ा सा भी हो ना तो हर सूरत में हमें नुकसान ही पहुंच जाता है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो जाने अनजाने में बहुत से हम ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन वो गुनाह के मुर्तकिब भी उनकी वजह से हम हो जाते हैं। तो बहैसियत मुसलमान हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के गुनाहों से बचा जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में एक तो आसानियाँ और खुशियाँ मैसर हों। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारी ज़बान से ऐसे कोई अल्फाज अदा ना हो जो किसी के लिए तकलीफ का बाइस बने। और हम अक्सर लोगों को, आपको पता है, गलत अलकाबात से भी पुकार जाते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा होती है और गुनाह का बाइस भी हम लोग बन जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल है, जो बर्दाश्त का मादा है, बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। हम किसी की अच्छी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी की बुरी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करते और हम किसी के मुंह पे फट से बोल देते हैं जनाब हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और हम उसको प्रिटेंड कराते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की दिल आज़ारी करें, किसी का दिल दुखाएं। आप अच्छे तरीके से किसी को बता सकते हैं कि जनाब हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मुंह पे उसको बुरा भला बोले और बाद में आप बोले कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है।
माशाल्लाह जनाब, बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अवैस रजा साबरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल का हदिया पेश किया है। जनाब, सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि सीरत तैयबा के उन पहलुओं का उजागर किया जाए जिनके हवाले से बहुत कम मालूमात हमें दस्तयाब है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी अदवार में आर्ट यानी कि फ़नून को भी एक ख़ास अहमियत दी जाती रही है। और आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मना किया गया हो। इस्लामी फ़न की पैदावार का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हुआ था और आज तक वो जारी भी है। इस्लामी फ़नून की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ मजहब पर मरकूज नहीं है। इस्लामी फ़न में आर्ट वर्क की मुख्तलिफ शक्लें बयान की गई हैं। इस्लामी खताती है, मिनिएचर है, शीशे पर चीज़ें बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन, कालीन बनाए जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि जनाब इस्लामी आर्ट होती क्या है, उसकी अहमियत किस तरह बयान की गई है। और हस्बे मामूल हमारे साथ जनाब डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, और उनसे आज भी हम जनाब थोड़ी सी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, यादावरी के शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज इस्लामिक आर्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि इसकी अहमियत किस तरह उजागर की गई है, बयान की गई है, सीरत नबी से रिलेटेड, उसको रिलेट करते हुए हम आज इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हस्बे रिवायत आपके प्रोग्राम ने और आपके चैनल ने एक मरतबा फिर एक बहुत बराह रास्त ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ जो उन्वान है उसे मुरतब किया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से। हम सब जानते हैं कि 18 नवंबर जो है उसे यूनिसेफ ने बुनियादी तौर पे इस्लामिक आर्ट का बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया 2019 में। और इसकी जो आजकल डीजी हैं एंड्रोले अजोले जो हैं, उनसे मेरी 2016 में मुलाकात हुई। अच्छा। फ्रांस के अंदर जब वो वज़ीर थी सकाफ़त की और कम्युनिकेशन की, कल्चर एंड कम्युनिकेशन की मिनिस्टर थी, तो मैंने उनसे उस वक्त पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि उनकी अपनी पीएचडी जो है वो इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर और उसका जो इम्प्लीमेंट है वेस्ट के ऊपर, यानी जिसे हम यूरोप कहते हैं, उसके ऊपर जो इस्लामिक आर्ट का इस्लामी अक़दार और इस्लामी सकाफ़त ने जिस तरह उनको जो कंट्रीब्यूट किया उनकी सोसाइटी को, उसके हवाले से उनकी पीएचडी पे वो काम कर रही थी उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस मजमून का इंतखाब क्यों किया? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया भर की जो सकाफ़तें हैं उनका मुताला किया और मैंने ये देखा कि जब भी कोई एक नज़रिया फ़िक्र जो है वो हुक्मरानों की शक्ल में या इक़्तिदार की किसी भी दर्जे पर दूसरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है, तो वो उस सोसाइटी के ऊपर गलबा पाने की कोशिश करता है और उसे क्रश करने की कोशिश करता है और अपने आप को उसके ऊपर गोया नाफिज करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि मुझे जो इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात नज़र आई, अहले इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर दुनिया भर में जहाँ भी पहुँचे, इनके मिजाज का एक खासा रहा कि इन्होंने अपनी सकाफ़त, अपनी तहजीब को मुतारिफ तो करवाया लेकिन मुसल्लत नहीं किया। यानी इसे मुसल्लत ना करने का वो कहते हैं कि मुझे उससे एक इंस्पायरेशन मिली और मैंने देखा कि क्या खूबसूरत चीज़ें हैं जो इस तहजीब के साथ, इस नज़रिया फ़िक्र जिसे इस्लाम कहते हैं, इसकी निस्बत और ताल्लुक़ से जदीद दुनिया जिसे हम यूरोप कहते हैं उसे मैसर आई और फिर बाकी दुनिया भर से बाकी सारी दुनिया ने भी उनसे इंस्पायरेशन ली। तो एक तो मैं ये बात अपने सामीन को अदिया करना चाह रहा था कि वो जो बहुत बालिग ज़हन के लोग बहुत एहतमाम के साथ दुनिया भर की तहजीबों का मवाजना करने का ज़ौक़ रखते हैं, वो भी गैर मुतअस्सिब, उनमें जितने गैर मुतअस्सिब लोग हैं वो सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दुनिया भर के अंदर बाकी मुख्तलिफ हवालों से जहाँ इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी के अंदर अपना खैर और ख़ूबी मुंतकिल की है, वहाँ पर तहजीब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सकाफ़त के एतबार से और अक़दार के हवाले से बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो इस्लाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त ज़िंदगी से लोगों तक जो है वो पहुँची और इंसानी मुआशरा मुख्तलिफ हैसियतों में दुनिया भर के अंदर आज भी 1500 बरस की मुसाफत पर, लगभग 14-15 सदियों की मुसाफत पर भी उसी तरह उससे खैर वसूल कर रहा है, समेट रहा है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको लिया जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो उलूम और फ़नून हैं, इल्म और फ़न, इन दोनों की जो तरवीज है, इसकी हौसला अफजाई, इसका मिजाज
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त ज़िंदगी से और आपके मिजाज से हम तक पहुँचता है। हुजूर के मिजाज का ये हिस्सा था आपके ज़माने के अंदर, आप क्योंकि ख़ुद मिजाजन बहुत नफीस और लतीफ़ तबीयत के थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ौक़ था कि कोई चीज़ भी अगर उसने तरतीब के साथ मौजूद है तो हुजूर उसको पसंद फरमाते थे। और फिर वो हदीस कुदसी के ज़रिए हमें एक पैगाम भी पहुँचा कि अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है और वो जमाल को पसंद करता है। जमाल से मुराद सिर्फ खूबसूरती ही नहीं होती, उसके खूबसूरती के अंदर मौजूद नफासत और लताफत वो भी उसी खूबी के अंदर आती है। और हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में हुजूर ने खुशखती को बड़ा उसको प्रमोट किया, उसने ख़त को बड़ा पसंद फरमाया। हत्ता कि जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम से वो नसीहत फरमाई, जो 4 बुनियादी नसीहतें आपने अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से की, उनमें से एक तरबियत ये थी कि हुजूर ने ये फरमाया कि अपने बच्चों को यानी हज़रात हसनैन करीमैन को अच्छा खुशखत लिखना सिखाओ। और हज़रत इमाम हसन का ख़त ज़रा ज़्यादा अच्छा था तो हुजूर उसे देखकर फ़ख्र से अपने असहाब को दिखाया करते। उनका लिखा हुआ जब लाया जाता उनके सामने हुजूर उसे पसंद फरमाते और कहते कि इनकी खुशखती, इनका हुस्न ख़त ऐसा है, यानी इतना अच्छा है जैसे मेरे और इनके दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जैसे खत था, जैसे हजरत हाशिम का खत था और जैसे हजरत इब्राहिम का खत था। तो यानी हुजूर ने उसकी तरवीज की, और न सिर्फ ये कि असहाबे यानी हजरत हसनैन करीमैन को हुजूर ने ये इसकी तरफ तरगीब दिलाई, बल्कि जो बाकी असहाबे रसूल थे उनके बच्चों को भी, उनके लिए भी बाकायदा एहतमाम किया गया। जो असहाब लिखने पढ़ने में बहुत महारत रखते थे और बहुत खुशखती के साथ लिखना जानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल एहतमाम वो मस्जिद नबवी को एक मकतब के तौर पर मुंतखब फरमाया और उन असहाब की जिम्मेदारी लगाई कि अहले मदीना के जो नौवारिद बच्चे हैं उन्हें इस तरह की खुशखती लिखना सिखाएं। इसीलिए हम देखते हैं ना कि ये जो फ़नून है बराह रास्त क्योंकि इनका खमीर इल्म से उठता है, और हुजूर के यहाँ इल्म का मामला ये है कि हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो हिजाज़ मुक़द्दस में सिर्फ 17 या 18 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और हुजूर जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हुजूर के यहाँ यानी उलूम का ज़ौक़ कितना आपने इसको राइज किया, तरवीज की दी इसको। आप ये देखें कि मेरे करीम आका दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो लगभग 1,44,000 के करीब लोग हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे, यानी 1,24,000 तो हुजूर के साहब भी थे, लेकिन 1,44,000 लोगों तक कमोबेश दीन पहुँच चुका था। उनमें से 1 लाख से ज़ायद लोग लिखना पढ़ना जानते थे। तो हुजूर ने इस दर्जे पे अपने उस पैगाम के अंदर जैसे जहाँ उलूम पर दी तवज्जो, फिर हुजूर का ज़ौक़ ये था, मसलन हुजूर ने एक मामूल बना रखा था कि जब आपने टैक्स फ्री जोन कायम किया मदीने के अंदर, आते साथ ही सबसे पहले मस्जिद का क़याम किया, यानी इल्म का क़याम किया, और फिर टैक्स फ्री जोन कायम किया मईशत के मामलात को दुरुस्त करने के लिए, और उसे दुनिया भर के लिए और बिलखुसूस अरबों के लिए एक माहौल फराहम किया कि वहाँ लोग आज़ादाना तजारत कर सकें। जिन मुआशरों और कबीलों से लोग आया करते थे ना, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत पर कुछ लोगों को मामूर कर रखा था। वो ने उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें जाने और पूछें कि वो अपने कबीले में मौजूद जो मुख्तलिफ फ़नून हैं उनमें से किस में महारत रखते हैं, और फिर वो लोगों को वो फिर जब वो पता चलता कि फ़लाँ एक ख़ास शख्स आया जो अपने कबीले में फ़लाँ यानी हवाले से, यानी अस्मा और रिजाल के हवाले से बहुत माहिर है, तारीख पर बहुत महारत रखता है, अच्छा शेर बहुत कह सकता है, यानी हुजूर के खुद लबीबी और इमराउल कैस जैसे शोरा जो हैं उनके सैकड़ों अशार हुजूर को ज़ुबानी याद थे और हुजूर उसको पसंद फरमाते थे अगर कोई अच्छा कालिब। खुद हज़रत हसन बिन साबित का एक बहुत बड़ा हवाला हमारे सामने मौजूद है, जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हस्तियाँ जो है वो शेर कहती थी और हुजूर उनकी शेर की पजीराई फरमाते थे, उस पर पसंद फरमाते थे। और 2 अशार के अंदर जो बेहतर शेर होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तखसीस फरमाते, उसे मखसूस करते कि इन दो, यानी ये ज़ौक़ भी था हुजूर के मिजाज का हिस्सा था। तो हम आगे चल के देखते हैं कि हुजूर ने उनको ये कह रखा था कि जब कोई बाहर से बंदा आए उसमें जो किसी शोबे का माहिर आदमी हो ना, तो उसकी रात की ज़ियाफ़त मेरी तरफ होगी। हुजूर से यानी उसके इल्म की वजह से, उसके फ़न की वजह से हुजूर उसको बुलाते अपने पास, और फिर क्या आलम देखें कि हुजूर उसे अपनी चादर मुबारक के ऊपर बिठाते और उसे कहते कि तुम अपने कबीले का, अपने इलाके का अहवाल दो। वो अपना अहवाल देता और बताता कि मैंने हमारे कबीले में फलां फ़न जो है वो बड़ा ज़बरदस्त राइज है, हमारा ख़ानदान इस पे बड़ा फ़ख्र करता है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास ये चला आ रहा है। आप ये देखें कि हुजूर के यहाँ यानी तारीख पर गुफ्तगू करने वाले जो लोग हैं उनको भी हुजूर वहाँ समात कर रहे हैं, वहाँ बिठा के खुद भी सुन रहे हैं, असहाब को भी बिठा रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। यानी आप हुजूर की दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाएं, हुजूर की तरफ से हौसला अफजाई का अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर खुद भी सवाल कर रहे हैं और असहाब रसूल को भी कह रहे हैं कि वो सवाल करें। अब अगले मामले में, अगले दर्जे पे आप ये देखें कि उसमें तारीख बयान करने वाले लोग भी मौजूद हैं, इल्म फ़न के साथ वाबस्ता लोग भी मौजूद हैं। हत्ता कि आप ये देखें कि जो एक ऐसा बंदा हुजूर की मजलिस का हिस्सा बनता है और मेहमान बनता है, मेहमान ख़ास बनता है,
हुजूर की मसनद पे आके बैठने का शर्फ हासिल करता है, जो घोड़ों की तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, जो तलवारों की तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हुजूर ने ये भी एक फन ही है। जी हाँ, बेशक बेशक, अब जमाने का बड़ा मारूफ फन था। आप ये देखें, एक जंग के अंदर हुजूर के पास माले गनीमत आया और एक कुछ कैदी भी आ गए, तो हुजूर ने पूछा कि जो माले गनीमत है इसमें ये तलवार किसकी है, तो बताया गया कि ये फलां शख्स की तलवार है। उस कैदी को सामने पेश किया गया, हुजूर ने उस तलवार को देखा, हुजूर बार बार देखते जाते और मुस्कुराते और कहते इसके अंदर कितना तरतीब के साथ जो है तुमने अपने किसी बुजुर्ग के बारे में एक शेर का मिसरा लिख रखा है, तो ये कितना खूबसूरत है। उसकी उसने जिसे कहते हैं ना, उसने लताफत को देखकर, फन के साथ उसकी अटैचमेंट को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए आम माफी का ऐलान करते हैं। ना सिर्फ उसके लिए आम माफी का ऐलान करते हैं, बल्कि जो उसके साथ बाकी लोग कैदी होते हैं उन्हें भी कहते हैं कि इस शख्स के ज़ौक़ और नफासत की वजह से इसको जो है ना वो दिया गया। हुजूर के हम देखते हैं कि खुशबू के हवाले से बड़ी खास एक मोहब्बत है, और हुजूर को खुशबू की जो एक सहाबी थे उनके बारे में हुजूर को इल्म हुआ कि इनका एक दोस्त है जो गैर मुस्लिम है और उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, और उनको खुशबू की जो तारीख है और तरतीब है और उसकी अकसाम जो है और ये कहाँ पाई जाती हैं और कहाँ से किस तरह मिलती हैं, उनकी बड़ी वजाहत के साथ इनका नॉलेज है, ज़ौक़ है। तो हुजूर ने उनको अपनी तरफ से दावत का पैगाम भेजा, उन्हें बुलाया, खुद भी सुना और असहाब को भी बिठा के कहा कि इसकी तरतीब और वो जो है ना वो बयान की जाए। फिर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने, आप देखिए ना कि ये जो खताती का बिलखुसूस मामला है, इसे जरा आप ये देखें कि हुजूर की जो मोहर मुबारक है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ होता है, ये हुजूर ने 5 असहाब को कहा कि इसे तरतीब देना शुरू करें, एक मोहर होनी चाहिए। अच्छा। और वो मोहर जो है वो लिख के लेकर आई गई, तो हुजूर ने इन अल्फाज की तरतीब खुद तय फरमाई। हुजूर ने कहा कि मोहम्मद यहाँ लिखें, फिर उसके ऊपर रसूल लिखें और उसके ऊपर अल्लाह लिखें। तो ये जो आज हम तक ये जो मोहर की शक्ल में एक मुनफरिद हुजूर के साथ वाबस्ता एक चीज उसका अक्स हम तक पहुंचता है, इसकी तरतीब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर रखी है। हुजूर, इसका मतलब ये है ना, इससे अंदाजा होता है कि हुजूर खुद इस ज़ौक़, इस फन के साथ, ये जो फन खताती है, इसके साथ कैसा आला अरफा ज़ौक़ रखते थे। ताल्लुक आज के दौर में हम किस तरह ये फतून लतीफ़ा को यहाँ पर जो इस्लामी काट है इसके फरोग के लिए इकदाम उठा सकते हैं? देखिए, हमें सबसे पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर जो बहुत सारे मुआशरों ने कंट्रीब्यूट किया, उनमें एक बहुत बड़ा और नामवर हवाला जो है वो इस्लाम का है। तो सबसे पहले तो हमें इस एहसास महरूमी से बाहर निकलना चाहिए, फिर अपनी निस्बत और ताल्लुक से, इस निज़ाम की निस्बत और ताल्लुक से जो खैर मुआशरों को मुंतकिल हुआ है उनकी तरफ वापस पलटना चाहिए, और जदीद फ़नून को भी उसी तरह कबूल करना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में नए फ़नून को, उलूम को कबूल किया और उन्हें अपने मुआशरे में राइज किया। इसी तरह हमें भी अपने जो हमारे बुनियादी फ़नून है उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और जो नए फ़नून हैं उनको भी जो इंसानों की खैर के लिए, फलाह के लिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मैं जाते जाते बस एक जल्दी से एक नुक्ता और आपके सामीन के हवाले कर दूं। जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे ना, तो ठीक 3 दिन पहले हुजूर के साथ जो आखिरी डेलीगेशन, जिन 2 वफूद का हुजूर से मुलाकात हुई ना, उनमें से एक वफ्द हमारा सिंध जो है, सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ से एक वफ्द गया हुआ था हुजूर से मिलने के लिए, और एक अफ्रीका से आया हुआ वफ्द था। जो सिंध से आए हुए लोग थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और पहचान लिया और कहा कि क्या तुम हिंद से आए हो? उस वक्त हिंद और सिंध एक शुमार होता था। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह आपको कैसे खबर है? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे गले में जो चादर मौजूद है, इसकी कशीदाकारी, इसके ऊपर जो नक्शो निगार है, ये बता रहे हैं कि तुम उस खित्ते से, यानी ये जो आज की अजरक है, इसी का कोई कदीम डिजाइन था जो उन्होंने पैर रखा था, और हुजूर ने उसको पसंद फरमाया। हुजूर ने पसंद फरमाया, तो वो जो साहबी वहां गए थे, उन्होंने अपनी वो चादर मुबारक हुजूर को पेश की, हुजूर ने उसे पसंद फरमाया और अपने सराहने के नीचे रखा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। प्रोफेसर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक और नात हम सुनना चाहेंगे आपसे। गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, गुजर हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में, तो सारी जिंदगी कर दूं बसर तैबा की गलियों में। हवाए रहमते हक की चलती है वहाँ रोज़ो
शब बरसता, नूर है शामो सहर तैबा की गलियों में बरसता, नूर है शामो सहर तैबा की गलियों में। जिधर देखी उसी माहे मुबी की चांदनी देखी। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जब लाहौरियों के मसाइल की बात की जाती है ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान सरे फहरिस्त होता है। लाहौरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए मेट्रो बस के बाद हमने देखा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा शहबाज दौरे हुकूमत में शुरू किया गया, और उसके बाद हुकूमतें बदली तो साथ ही साथ तरजीहात भी चेंज होती गई। कभी हाई कोर्ट की जानिब से कोई स्टे ले लिया जाता था, कभी अपोजिशन की जानिब से किसी कानूनी वजूहात की बना पर ब्रेक लग जाती थी। लेकिन जैसे तैसे करा के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकम्मल हो ही गया। लेकिन इस सारे मामले में ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने में 6 साल का अरसा लगा है, और इस मंसूबे को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में भी एक दिन में तकरीबन 2.5 लाख अफराद की सहूलत के लिए डिजाइन किया गया है। और ये उनमें बहुत से रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में से एक है जो चीन दुनिया भर में फाइनेंस कर रहा है। तो इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और मुजरे से जो स्मॉग है उससे 2-4 शहर में ट्रैफिक के दबाव, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज और शोर को कम करना था। लेकिन इस पूरे अरसे में हमने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर धूल और ट्रैफिक जैम के अजाब में मुब्तला रहा है। ऑरेंज ट्रेन सी पैक के एक हिस्से के तौर पर बनाई गई थी, जिसकी लागत 1 अरब 60 करोड़ अमरीकी डॉलर थी। तो ऑरेंज ट्रेन के ताजा तरीन अखराजात और आमदनी कितनी है, अब इसमें कितने लोग रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं, इन सब पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे जानते हैं जनाब, क्योंकि वो गहरी नजर रखते हैं इस मंसूबे के ऊपर। इसकी तामीर से तकमील तक उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर रिपोर्ट्स भी बनाई हैं। तो 2 साल के अंदर क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स की गई हैं उस पर भी हम जैन से ही बात करेंगे। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैन, कीन ऑब्जर्वर रहे हैं आप इन 2 सालों में, यहाँ पे जब भी आप इसकी शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो मुझे बताइएगा कि इन 2 सालों में एक तो आपने क्या इसके हवाले से देखा कि कोई बिग कोई डेवलपमेंट हुई हो, इसको संजीदगी से लिया गया हो, जब ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 6 साल में मैंने देखा कि इस अरसे इस प्रोजेक्ट को टाइम लगा पूरा होने में। क्या क्या रुकावटें आई हैं कि 6 साल लग गए इसको पूरा होते हुए? ऑरेंज ट्रेन को आज फाल हुए 2 साल 23 दिन गुजर चुके हैं और बड़ी खुशाइंद बात है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह ये चल तो रही है। हालांकि जब 25 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, ये फाल हुई थी, तो तब लोगों का गुमान था कि कुछ अरसे बाद ये ऑरेंज ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि उससे पहले जो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने एक नैरेटिव बना लिया था कि ये एक सफ़ेद हाथी है, इसको खिलाना और इसको चलाना और इसको पालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह लोगों के जहन में एक ख्याल था कि शायद ये ऑरेंज ट्रेन 2 माह बाद, 3 माह बाद या साल बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या सिर्फ एक एलिवेटेड ट्रैक रह जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अभी तक ये चल रही है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये चलती रहनी चाहिए। और सिर्फ ऑरेंज ट्रेन ही नहीं, बल्कि जो प्लान बनाया गया है शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मास्टर प्लान का, उस पूरे के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जिस तरह पहले फेज में मेट्रो बस शादरा से गजुमता तक बनी, जिस तरह दूसरे फेज में अली टाउन से डेरा गुजरा तक ये ऑरेंज ट्रेन बनी, इसी तरह ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, येलो लाइन, ये भी शहर की ज़रूरत है। अदरवाइज आइंदा कुछ सालों में, जिस तरह आप निशानदही कर रही थी कि ये
स्मोक की वजह से जो हमें मसाइल हैं, अगर हम इसी तरह का ही सिस्टम रखा, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह ना दी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह ना दी, मास ट्रांजिट सिस्टम ना बिछाया, तो फिर उसके बाद ये स्मोक और दीगर मसाइल अल्टीमेटली शहर में पैदा होंगे। तो अब बात यह है कि इन 2 साल 23 दिनों में ऑरेंज ट्रेन किस कदर सूदमंद साबित हुई। जो आपने पूछा कितने लोग इससे इस्तेफादा कर सके, कितनी इसकी आमदन है, तो जिस मकसद के लिए ये मुनीबा बनाई गई थी ना ऑरेंज ट्रेन, ये आज के दिन तक 2 साल पूरे होने के बाद भी वो मकसद अचीव नहीं कर पूरा सकी। नहीं हो सका, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी बड़ी वजूहात हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवाम की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऑरेंज ट्रेन को वो सूदबंद बनाए। इस एक दिन की जो इसकी औसत निकाली गई थी ना, क्योंकि ये अपनी नोयत का पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था, तो जो इसकी एवरेज थी उसके मुताबिक 2.5 लाख लोगों को रोजाना ये सफरी सहूलियत फराहम करेगी। जो इसका टाइम शेड्यूल है, यानी सुबह 6:30 बजे से रात 10:30-11 बजे तक जो भी इसका एक उन्होंने बनाया गया। ठीक है। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज तक एक दिन में, इसके पहले दिन से लेके अभी तक 2.5 लोग मुसाफिर इसमें सफर नहीं कर सके। जबकि जब 2013 में इसका कॉन्सेप्ट आया था तो इसका जो ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया था, उस वक्त भी यही कहा गया था कि अगर ये ऑरेंज ट्रेन बनती है तो कम से कम 2 से 2.25 लाख मुसाफिर इसमें सफर करेंगे। लेकिन क्यों नहीं, मतलब अगर ये पूरा प्लान आउट करके किया गया था कि 2.5 लाख रोजाना की बुनियाद पर लोग इसमें सफर करेंगे, तो किस वजह से लोग नहीं इसमें बैठते हैं? फीडर रूट्स बंद है इस वजह से? मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक आपने ये फीडर रूट्स वाली निशानदेही कर दी। अभी तक जो रिकॉर्ड है ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वालों का, वो ऑरेंज ट्रेन फाल होने के बाद जो 28 अक्टूबर थी, 25 अक्टूबर को ये ऑपरेशनल हुई, 28 अक्टूबर को सैटरडे या संडे था, उस दिन 1,12,000 लोगों ने रिकॉर्ड सफ़र किया। वो भी जिनकी ज़्यादातर वो इसलिए कर रहे थे कि हम ऑरेंज ट्रेन को एक दफा देखें कि कैसी चल रही है। अदरवाइज आज के दिन में जो इसका ऑरेंज ट्रेन का औसत जा रहा है वो 67,000 लोग हैं। ठीक है। यानी ये अपनी जो वज़ा करदा डेडलाइन है उसका 25% अभी तक डिलीवर कर पा रही है। 75% इसको डिलीवर करना चाहिए। 70, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि 75% जो ये डिलीवर नहीं कर पा रही, उसके इखराजात वैसे के वैसे हैं। अच्छा, पैसे इतने ही खर्च आएंगे चाहे उसमें 2 लोग सफर करें या 2 लाख लोग सफर करें। अब ये इससे लोग इस्तेफादा क्यों नहीं करते? इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कोई भी मुनीबा अगर किसी भी जगह पर मास ट्रांजिट सिस्टम को बिछाया जाता है तो सबसे पहले लोगों की दूसरी ऑप्शन को बंद कर दिया जाता है। प्लान ये किया गया था, महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं कर सके कि अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के नीचे चलने वाली जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह बंद करना है। उसको बंद किया जाए, या उसको अगर बंद नहीं करना तो उसको फीडर रूट्स के तौर पर चलाया जाए। एनर्जी क्राइसिस पे बात कर लेते हैं, तो इस रोजाना की बुनियाद पर कितना खर्चा कमोबेश आ जाता है इसके ऊपर? जब कितने यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं इसके बिजली के? अच्छा, जब इस ऑरेंज ट्रेन को बनाया गया तो इसको चलाने के लिए स्पेशल 3 जो ग्रिड स्टेशन है वो अलहदा लगाए गए हैं। लाहौर के बासियों को जो बिजली मिले या ना मिले, ऑरेंज ट्रेन को उन ग्रिड स्टेशन से बिजली लाजमी मिलनी है। इसका जो 1 महीने का एक एस्टिमेट जो बिजली का बिल बनता है वो 13 से 14 करोड़ रुपया बनता है, जिसके जरिए ऑरेंज ट्रेन को भी चलाया जाता है और उसके जो स्टेशन हैं, जो उसका स्टेबलिंग यार्ड है, जो इसका डिपो है, वहां पर तमाम ये जो ऑरेंज ट्रेन की इमलाक है उनको बिजली फराहम की जाती है। तो सिर्फ अगर इसका फाइनेंशियल मॉडल अच्छा बना लिया जाता तो ये जो बिल आज हम पे कर रहे हैं, जो हमारे टैक्सेस से इसके बिल पे किए जा रहे हैं, ये 5 साल में रिटर्न हो जाने थे अगर इसको सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाता। फिर दोबारा वही बात कि देर आए दुरुस्त आए। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने ऑरेंज ट्रेन की अथॉरिटी का इजलास किया और वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि इसको सोलर पर मुंतकिल कर दें। ठीक है। आज उस बात को भी 2 माह गुजर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से, महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से, LDA की तरफ से,
लेस्को की तरफ से आज तक एक कोरा कागज नहीं पेश किया गया कि हम इसको इस तरह सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करेंगे। जब इसके ऊपर आप फिजिबिलिटी नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली ये सफ़ेद हाथी होगा। फिर आप खुद, ये जो हमारे इदारे हैं ये खुद मौका देते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहें कि हाँ वाकई ये सफ़ेद आती है, ये ख़जाने के ऊपर बोझ बन रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और खुदा न खास्ता इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर बंद किया जाता है तो जहाँ पर इतना जो कर्ज की रकम है वो एक हुकूमत के ऊपर बोझ बनता है, उसके बाद मुस्तकबिल में जो सरमायाकार हैं वो भी सरमायाकारी करने से कतराते हैं कि ये तो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी प्रोजेक्ट पेचीदगियों का शिकार हो जाता है, तो फिर वो भी यहाँ पर सरमायाकारी करने से डरते हैं। अच्छा, दूसरा ज़ैनब ने ये भी 12 मरतबा बात की कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी इस पे बात हो रही थी, गौर फिक्र किया जा रहा था। मुल्तान रोड से भी गुजरे, आप भी इसके ऊपर करते ही रहते हैं बात, तो वहाँ पर भी बड़े खाली से पिलर्स हमें नजर आते हैं, वहाँ पे LEDs लग सकती हैं, इश्तेहारात बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे, मतलब वो इससे आमदनी अपनी वो खुद ही निकाल सकते हैं, मतलब वो कुर्बानी की खालें ले लें और ये सारी चीजें उसके एडवर्टीजमेंट लगे, तो जिससे किसी को कोई फायदा नहीं है, ना ही ऑरेंज ट्रेन के हमें फायदा है कि वो कुछ कमा सकती है। अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करें तो वो अच्छी मुंह मांगी कीमत भी एडवर्टीजमेंट पे दे सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई भी नहीं आता है। नहीं आते हैं। आपने जो निशानदेही कुर्बानी की वो बिल्कुल ठीक है। चलें, वो ऑरेंज ट्रेन का भला नहीं हो रहा तो वो खालों वालों का तो भला हो रहा है ना। तो बात ये है कि जिस चीज़ की आपने निशानदेही की ना, गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है, गवर्नमेंट कोशिश भी करती है। गवर्नमेंट ने तो फिर कहाँ रुकावट आती है? हाल ही में इस पर टेंडर भी दिए। अच्छा। वो जो एडवर्टाइजर हैं उनको इनवाइट भी किया, उनसे प्री क्वालिफिकेशन भी ली, उनसे इजहार दिलचस्पी भी तलब की है। तो बात ये है कि जो इस वक्त ये अनसर्टन सिचुएशन है ना, उसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इन पिलर्स को एडवर्टाइज करने के लिए टेंडर दिया, तो आप बिलीव करें कि पहले 2 दफ़ा टेंडर में किसी बंदे ने दरख्वास्त ही जमा नहीं करवाई। अच्छा। वो कहते हैं कि हम इस पॉलिटिकल सिचुएशन में कि जब ये नहीं पता कि इसके बाद हमारे ऊपर क्या केसेस बनने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैच्योर भी हो पाएगा या नहीं, तो 2 दफ़ा इसका जो टेंडर है वो मनसूख हो चुका है। और अब तीसरी दफ़ा मास ट्रांजिट अथॉरिटी ये हिम्मत ही नहीं कर रही कि हम दोबारा उनको बुलाकर, अभी इन्होंने अपने तौर पे उन एडवर्टाइजर को बुलाया और उनके साथ निगोशिएशन चल रही है कि किसी भी तरह, हत्ता कि मैं आपको बताता हूँ कि एक वक्त ये भी आया मुनीबा कि हुकूमत ने एडवर्टाइजर को ये भी पेशकश कर दी कि आप पिलर्स को खूबसूरत बना दें और हमसे मुफ्त एडवर्टीजमेंट ले लें, ताकि ये कम से कम चलना तो शुरू हो। लेकिन लोगों की तरफ से इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इस तरफ वो रुख नहीं कर रहे। नहीं है। हाँ। अच्छा, जो हमारे ऊपर है तो कर्जा भी तो बढ़ता जा रहा है ना ऑरेंज लाइन ट्रेन का, उसमें कुछ कमी आई है या उतने का उतना ही है? नहीं, अब जो कर्ज है जो कि ऑरेंज ट्रेन की मद में लिया गया था 1.62 बिलियन डॉलर, उस वक्त जब कर्ज लिया गया था तब डॉलर का रेट था 102 रुपए। तो तब जो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर वो हमने कर्ज लिया उनसे 100 रुपए के हिसाब से। अच्छा। उसके बाद जब 0.62 बिलियन डॉलर उन्होंने चाइनीज एग्जिम बैंक ने जारी किए थे मुनीबा, तो उस वक्त डॉलर पहुंच गया था 147-148 रुपीस पे। लेकिन अब से 2023 इसी फाइनेंशियल ईयर से जब हमने उनको कर्ज वापस करना शुरू करना है, तो हमने मौजूदा जो अमेरिकी डॉलर के रेट है, हाँ, उसके हिसाब से ही पे करना है। ये उनके साथ एग्रीमेंट में ही तय पाया था। सही। तो ये गवर्नमेंट ने पे नहीं करना, ये आपने हमारे टैक्सेस ये हमारे टैक्सेस से पे होना, ये भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो उस वक्त भी इस चीज के ऊपर बड़ी बहस हुई जब ये 2013-14 में इसका एग्रीमेंट हो रहा था, तो बड़े इसके ऊपर उन्होंने सवाल भी उठाए। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को बेचोर किया। और उसके बाद अब हमने जो भी इस वक्त डॉलर का रेट चल रहा है 222 रुपए, 230 रुपए या जो भी उस वक्त तक होगा, तो उसके हिसाब से वापस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कर्जा वहीं पे मौजूद है और बल्कि बढ़ गया है जो कर्जा है। अगर डॉलर की कीमत देखी जाए तो जनाब 250 से भी तजावुज करती जा रही है, तो ये भी बढ़ गया। अच्छा, किरायों के हवाले से बड़ी ज्यादा बात होती है और खबर भी ये चल रही थी कि शायद आज लाहौरियों को खुशखबरी मिलने वाली है, स्टॉप टू स्टॉप किराया हो जाएगा। कितनी सदाकत है, हुआ है कि नहीं हुआ? पंजाब काबीना ने गुज़िश्ता जुमे के रोज इसकी मंजूरी दे दी है। ये लोगों को एक चीज समझने वाली है कि ये स्टॉप टू स्टॉप किराया नहीं है। अच्छा। ये स्टेज वाइज किराया है।
पांच स्टेजेस हैं जिनको डिफाइन कर दिया गया है, जिनके तहत जो किराए हैं वो वसूल किए जाएंगे। पंजाब कबीना की तरफ से उसकी जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है। 5 स्टेजेस में एक बनाई गई है 0 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की। उसके लिए जो किराया, वो जो मिनिमम किराया ना इस वक्त मुनीबा, वो इन्होंने, मैं आपको मीटिंग मिनट्स पढ़ के बताता हूँ, वो 20 रुपए रखा है। अच्छा। 0 से 4 किलोमीटर तक 20 रुपए किराया होगा। 5 से 8 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 25 रुपए होगा। 9 से 12 किलोमीटर तक जो लोग सफर करेंगे उनको 30 रुपए अदा करने पड़ेंगे। 13 से 16 में 35 रुपए, और 16 के बाद 27 किलोमीटर तक, यानी 16 के बाद चाहे वो 17 पे उतरे या 27 किलोमीटर पे जो कोई भी मुसाफिर है वो उतरे, तो उसको 40 रुपए अदा करने पड़ेंगे। अच्छा। इस वक्त ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपए है। खा कोई भी मुसाफिर किसी भी स्टॉप पे उतर जाए उसको 40 रुपए ही अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। इससे एटलीस्ट आप जो मुसाफिर हैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ माइल कर लेंगे कि वो लोग जो ये सोचते हैं, और उनको सोचना भी चाहिए कि हम 4 किलोमीटर का 40 रुपए क्यों पे करें, तो एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा कि अब मैंने 40 रुपए नहीं पे करने, मैंने 20 रुपए पे करने हैं। इससे ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ेगी, सही। और इनडायरेक्टली ऑरेंज ट्रेन की जो आमदन है उसमें भी इजाफा होगा। तो लेकिन मैकेनिज्म क्या बनाया गया है फिर जैन के, कैसे पता चलेगा ये बंदे ने इतने सफर करना है, इतने मिनट्स का सफर करना है और इसने इतना मिनट्स का सफर करना है? ऑरेंज ट्रेन के हर किलोमीटर के बाद एक स्टेशन मौजूद है। ये पूरा 27.1 किलोमीटर का ट्रैक है और 27 स्टेशन इस पूरे ऑरेंज ट्रेन के रूट पर मौजूद है। जब कोई भी मुसाफिर जिसने अपनी डेस्टिनेशन तय कर ली है कि उसने अली टाउन से लेके चुबुर्जी तक जाना है और ये तकरीबन 13 किलोमीटर बनते हैं, तो उसको ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से टिकट ही उतने रुपए का जारी किया जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम टिकट कम का ले लेंगे, आगे उतर जाएंगे, तो भाई आगे भी मशीन लगी हुई है, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अच्छा। आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी मैकेनिज्म बनाया गया है। कहीं नहीं जाना, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक मिलती है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कुछ ऐसे समाजी मसाइल की जो मुआशरे में बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिगाड़ भी पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले आज जिसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका हम किसी का भी हम मुंह उठा के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हरासा करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बुलिंग कहते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मजाक और तंज ना जाने कितने अफराद की ज़िंदगी भर की खुशियां छीन लेता है, क्योंकि मजाक उड़ाने का जो अमल होता है दरअसल किसी भी इंसान की इज्जत और आबरू पर बराह रास्त हमला करने का एक इक़दाम होता है। मजाक उड़ाने का अमूमी मकसद किसी आमो खास के शख्स की तज़हीक करना होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक फर्द किसी दूसरे का मजाक इसलिए उड़ाता है कि जनाब उसने अच्छा या महंगा लिबास नहीं पहना होता, या फिर आप किसी की जिस्मानी कमजोरी को देखते हुए उससे ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि वो शर्मिंदगी महसूस करना शुरू हो जाता है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की तज़हीक करें, और इसी हवाले से दुनिया भर में इससे आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि किसी की बुलिंग करना उसकी नफ्सियात और शख्सियत पर क्या असरात मुरतब करता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुलिंग को फेस कैसे किया जा सकता है और इस चीज का शिकार अफराद इसके असरात से कैसे निकल सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी परवेज हैं और अली अजमल साहब हैं, जो दोनों ही माहिर नफ्सियात हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो बुलिंग है करने वाले के क्या नफ्सियात पर असरात मुरतब हो रहे होते हैं, जो जिसके साथ ये चीज हो रही होती है वो किस तरह साइकोलॉजिकली उसके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा होता है। मेरी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और अली साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मेरी आप ही से स्टार्ट करूंगी, लेडीज फर्स्ट। आज दो लेडीज हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरी बुलिंग, इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे, ये है क्या? मतलब हम बहुत सारी लोगों को उनके कपड़ों पे, उनके जिस्म पर, उनके रंग पे, बहुत सारी चीजों पर बुलिंग करते हैं, लेकिन इसको किस तरह डिफाइन करेंगे आप? अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आज हमने ये टॉपिक यूज़ किया है या चूज़ किया है, और वो इस वजह से क्योंकि बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कल्चर में इनग्रेन्ड है, हम लोग सीखते हैं इस चीज़ को। मेरा ख्याल है कि इसकी डेफिनेशन से भी पहले कि इसकी रीजनिंग क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं।
हमें लगता है कि बुलिंग जो है इट्स एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, बट मोर देन दैट इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम। हम बुलिंग को सीख रहे हैं, अपने पीयर से सीखते हैं, आप अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, आप अपने कल्चरल गिव एंड टेक से सीख रहे हैं। हमें जैसे मिसाल के तौर पे छोटी छोटी सी बातें हैं, पंजाबी पठान को पठान पंजाबी को, इस्लामाबादी लाहौरी को लाहौरी कराची को, हम सब ये इन छोटी छोटी चीज़ों को मजाक समझकर हम स्टार्ट करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि इस मजाक की बाउंड्री क्या है। They say that if the butt of the joke is a person, that means कि अगर मजाक का सब्जेक्ट एक इंसान बन गया है तो फिर वो फनी नहीं है। और अब अगर आपको लगता है कि ये मजाक है तो फिर अब आपको ह्यूमर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इंसानों को उनकी आइडेंटिटी को, आपने बताया कि जैसे आप उनके हुलिये से लेकर, उनके कपड़े से लेकर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस सब चीज़ों को आप कह रहे हैं कि जी ये शायद मजाक उड़ाया जा सकता है इस चीज़ का। तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए the best way to go about it is कि आप सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज करें that bullying is not an individual concept. मैं अगर एक बुली को पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये मसला है, इसको हमने ठीक करना है, उसके पीछे प्लीज आप हिस्ट्री को देखें, उसके अब्बू क्या करते थे, उसकी अम्मी उसको क्या बता रही थी, वो किस स्कूल से था, वहाँ पर स्कूल में क्या वैल्यूज उनको सिखाई गई हैं। तो इट्स नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। और ये हमारे कल्चर में इतना ज्यादा कह ले कि इंटैक्ट होता जा रहा है कि हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा अली, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, मतलब साइकोलॉजिकली। अब मैं उस एस्पेक्ट पे आना चाहूंगी कि जो बंदा ये कर रहा है, किसी को बुली कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें, क्या क्या खुराफात भरे हुए होते हैं, उसकी कैसी प्रैक्टिस होती है कि वो इस चीज पे उतर आता है। जी देखिए, सबसे पहले तो जो शख्स बुलिंग किसी की कर रहा है, हाँ। एक तो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी का मसला होता है। अच्छा। कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं कि जिनमें कुछ फ्लॉज पाए जाते हैं और वो ज़हनी तौर पे कमजोर लोग होते हैं। अच्छा। जी हाँ, जो बुलिंग करते हैं वो ज़हनी तौर पे कमजोर लोग होते हैं कि अगर उनकी कभी बुलिंग हुई, उनको लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो विक्टिम है, कमजोर है, उस पे उसको सारा इंजेक्ट कर देंगे अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन। तो ये एक सबसे पहले ये समझने की मतलब वो लोग जो इनसिक्योरिटीज उनके अंदर होती है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, फिर वो दूसरों में वो चीजें देखते हैं और वो उसकी बुलिंग करते हैं। एहसास कमतरी हो सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अच्छा उनको कोई और मसले, कोई पर्सनैलिटी फ्लॉज हो सकते हैं, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, वो जरा थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो सकती है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरों की बुलिंग करते हैं। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है, जब हम बुलिंग को समझना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ये हमें समझना है कि हमेशा जो बुली करने वाला है वो ताकतवर होता है और जिसकी बुलिंग हो रही है वो कमजोर होता है। क्योंकि अगर ये जो इनकी पार में कुछ मैच हो ना, तो फिर ये बुलिंग नहीं रहती, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर दोनों ही ताकतवर हैं। तो इसमें कमजोर को दबाना, उसको तंग करना, ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जो सिर्फ वही शख्स करते हैं जो खुद इनसिक्योर हैं। अब जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इसको हमें इस फिनोमिना को देखें कंट्रोल कैसे किया जाए, ये जो सारी चीजें, देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि हमें बुलिंग के हवाले से अवेयरनेस देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मसला यह है कि ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि बुलिंग है क्या और उनके साथ हो भी रही है कि नहीं। ज्यादातर लोगों के साथ बुलिंग हो रही है लेकिन उनको पता नहीं है। अब आप देखें कि हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने मुझे टीज किया और इतना टीज किया कि कोई शख्स रोने वाला ही हो गया तो फिर बुलिंग है। नो डाउट ये बुलिंग है, लेकिन आप किसी का अगर मजाक उड़ाते हैं, किसी को आप अपने बॉडी जेस्चर के साथ ऐसा कोई तज़हीक अमेज रवैया रखते हैं, किसी के बारे में, उसके बारे में किसी के साथ बातें करते हैं, इवन के आपकी वो जो सोशल मीडिया वगैरह पे या कोई कमेंट वगैरह पोस्ट करते हैं, ये सारा का सारा बुलिंग में आता है। और तो और जो लोग बुली होता हुआ देख के मुस्कुराते, हंसते और तालियां बजाते हैं, वो भी बुलिंग का पार्ट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें अपने लोगों को यह बताने की जरूरत है कि अगर बुलिंग है क्या और आपके साथ हो रही है, देयर इज नो पॉइंट कि दर्द को बर्दाश्त करना, सहते जाना और ये फिल्मों में ड्रामों की तरह, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी तो मेरी ये चीज सिखाई जाती है ना कि मतलब अगर बच्चा आके बताता है कि मुझे स्कूल में बुली किया गया है, मेरे फ्रेंड्स ने बुली किया है, तो माँ बाप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो स्टेज इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि वो बच्चा कह कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वो चीजें आगे डेवलप होती जाती है और उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती हैं। और ऐसे भी केसेस आपने भी देखे होंगे कि वो इतना ज्यादा बुली होते हैं कि एट द एंड वो सुसाइड
भी कर लेते हैं, तो इस हद तक जाना चाहिए हमें? मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ प्लेन आंसर कि नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन ये है कि हम जो आपने पहले बात की वो इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि जब हम घर आते हैं तो वाकई में आपके पेरेंट्स जो है, हमें लगता है कि ये अच्छाई का एक तरीका है कि दरगुजर कर दो। ये आप देखते हैं कि इवन इन एडल्ट बिहेवियर हम पर्सनालिटीज ऐसी डेवलप कर लेते हैं कि आओ मेरे ऊपर से गुजर जाओ और मैं आई एम ओके। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल, और वो एक पर्सनालिटी ट्रेट बन गया जो कि उनके रिलेशनशिप से लेकर उनके काम तक हर चीज में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर हम इसको पर्सनल लाइफ से निकाल के, बच्चों से निकाल कर, अगर आप इसको इवन कॉर्पोरेट साइड के अंदर भी देखें, तो यही बच्चा जिसको शायद आइदर ही इज अ बुली और ही हैज बिन बुलिंग, यही पर्सनालिटी लेकर वो अपने कॉर्पोरेट के अंदर भी जा रहे हैं। अब इमेजिन एक बुली जो है वो एक लीडरशिप रोल के ऊपर आ जाता है, तो वो आपकी कंपनी का सीईओ बन गया। आपकी कंपनी का सीईओ अगर बुली बन जाएगा तो वो ही ट्रिकल डाउन करी होगी पूरी फिलॉसफी, और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बुलिंग का कल्चर आम नजर आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। बुलिंग जो है, हम थोड़ी सी अगर पर्सनैलिटी की अगर बात करें कि किस किस्म की पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि बुली होती है और कौन होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं। अच्छा ठीक है, ग्रेट दैट यस बुलिंग यूजुअली वो लोग स्टार्ट करते हैं जो सीखते भी हैं, और वो सीखते हैं थ्रू मे बी दे वर बुलीड समटाइम। उन्होंने डायरेक्ट एक्सपोजर लिया या उन्होंने किसी को करते हुए देखा और उनको लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, ये मजेदार चीज है कि आप किसी को पावर कर रहे हैं, उसके ऊपर ना आप अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो कि उसकी इतनी डीप रूटेड सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी, हो सकता है किसी पावरफुल को भी ओवर पावर करना चाह रहा हो, और जस्ट बिकॉज वो अपना एक वो जो है ना लोहा मनवाना चाहता है कि आई एम हियर और मैं, और ऑब्वियसली दिस इज बोथ केसेस एज वेल। अच्छा, बुलिंग का ना एक थियरी के अकॉर्डिंगली देयर इज लाइक अ लिटिल सर्कल जो कि बताता है कि किस साइकिल के अंदर हम चल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं गॉसिपिंग से, मैनिपुलेशन से। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट बुली भी कर रहे हो, हो सकता है आप यहाँ बैठे हुए आप किसी डिसीजन मेकर से कोई बात कर रहे हो, डिसीजन मेकर ने अब एक्शन करना है, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ द बुलिंग बिकॉज यू वर गॉसिपिंग, यू वर मैनिपुलेटिंग अ डिसीजन समवे, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप किसी को काम पर आइसोलेट कर रहे हैं, अकेला छोड़ रहे हैं, किसी को ओवरबर्डन कर रहे हैं काम के साथ, अननेसेसरीली कह रहे हैं जी आज आपका प्रोड्यूसर आपको कहता है, ये सारी चीजें बुलिंग में ही आती हैं। यस, आज आपका प्रोड्यूसर आपको कहे कि नहीं आज तो आप डिनर मेरे साथ ही करके जाएंगी। अच्छा, तो हमें वो हरासमेंट और बुलिंग के दरमियान की जो ब्लर लाइन है, हमने उसको भी डिफरेंशिएट करना है कि ये बुलिंग भी है या ये नहीं है। अगर ये हरासमेंट है तो इसकी ये इस पॉलिसी में आता है कि नहीं आता, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, हमारी रैगिंग की जाती है, सीनियर जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, ये भी बुलिंग में आता है अली? जी बिल्कुल, ये बुलिंग में आता है, और बल्कि इसके बहुत खतरनाक नताइज निकलते हैं। बल्कि पूरे 4 साल हम लोग तंग आ जाते हैं उन लोगों से जो हमारी रैगिंग करते हैं। जी बिल्कुल, और अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज में तो बाकायदा तौर पे लॉ है कि जो रैगिंग वगैरह है ये बिल्कुल इलीगल है, और बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री इंडिया में ऐसे लॉज हैं कि रैगिंग जो है वो इलीगल है। अच्छा, अब इसके नो डाउट बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, और उसी तरह से आते हैं जितने बुलिंग के आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो बुलिंग का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना, वो आमतौर पे बुलिंग जो है जब होती है तो वो फिर होती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफा किसी की बुलिंग हुई और फिर बस जी बात खत्म। हम आम तौर पे जब भी बुलिंग को डिफाइन करते हैं तो उसमें एक जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वो एक बड़ा फीचर है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्टिन्यूटी ना भी हो, एक दफा जैसे आपने रैगिंग की बात की, उससे भी हमारे बहुत ज्यादा बुलिंग जिसकी होती है उस पर बुरे इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इसमें जो लोग सुइसाइड और डिप्रेशन, ये तो बड़े मसले हैं ना, छोटी सी बात पे उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाती है, वो सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाती है। कोई शख्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जा सकता है, उसको ये लगता है कि शायद अगर मेरे साथ बुलिंग हो रही है तो मेरे अंदर ही कोई खामी है। और बाय द वे ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि क्यों मेरे अंदर ही शायद खामी है, मैं ही किसी वजह से कम हूं। उसके अलावा इमोशनल डिस्ट्रेस होना, और फिर उस इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से आपको कुछ इलनेसेस डेवलप होना, फिजिकल इलनेसेस जो हैं, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये एक सारे का सारा ऐसी चीज है, बुलिंग जो है वो हमारी लाइफ की हर चीज को इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा ही हमारी लाइफ की क्वालिटी और वेल बीइंग को इफेक्ट करती है। आप देखें कि दिन में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की बात है, किसी ने आपको कुछ मॉर्निंग में बुरा कह दिया, उसके अलावा आपका सारा दिन
अच्छा गुजरा, लेकिन वो जो 1 मिनट है वो आपके पूरे दिन को ओवरपावर करेगा। हमारी वो टिकटिकी उसी पे बंदी होगी, सुबह उसने ये कह दिया। हाँ। और हम जितने भी बाकी इतने सारे मिनट्स होते हैं दिन के, लेकिन उस 1 मिनट की बेस पे हम अपना पूरा दिन खराब कर दें। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी के 10 रुपए गुम गए और उसने 10 लाख खुद ही फेंक दिया। तो ये इस तरह से इसका हमें मैकेनिज्म समझना है कि, और ये सारी चीजें समझनी इसलिए जरूरी है कि आप देखें कि बुलिंग एक कितना बड़ा मसला है। ये जितना हम लोग समझते हैं ये उससे कहीं ज्यादा डीप रूटेड और सिग्निफिकेंट मसला है, जिसके बारे में ना सिर्फ के लेजिस्लेशन होनी चाहिए बल्कि हमें लोगों को एक अवेयरनेस देनी चाहिए। आप देखें कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये आया है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लोग आते हैं मेरे साथ, अपने जो मसले डिस्कस करते हैं मेरे क्लिनिक पे। देखें कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा बुलिंग से गुजरा हुआ है, विक्टिम है। नो मैटर कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, नो मैटर कि आप कितनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस है आप में, आप कहां तक पहुंचे हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में, उनको बुलिंग का सामना यहाँ पे करना जितने पड़ा भी मेरे स्टूडियो में लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर अपनी लाइफ के वो गुजर के आए हुए हैं। वो चाहे अपनी फेस टू फेस बुलिंग हो, यहाँ पर जैसे साइबर बुलिंग भी, सोशल मीडिया पर भी इतने बहुत ट्रेंड चलता जा रहा है सोशल मीडिया बुलिंग का भी, वो भी उसी तरह इम्पैक्ट डालती है। Of course, and I think just to continue जो भी कह रहे थे कि it is basically a power play. एक पावर प्ले है जिसके अंदर एक बंदा दूसरे से अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहता है। आप रोड्स के ऊपर देख लें, आप हमारे आम कॉन्वर्सेशंस में देख लें, हमारे यहाँ जब कोई बंदा कोई लड़ाई करके आता है, कोई इस तरह का बिहेवियर करके आता है, वी ऑल एंजॉय इट। हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को, मे बी इफ यू कुड रिकॉल कॉन्वर्सेशंस, कि किसी ने आकर आपको बताया कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने आगे से उसको जवाबन क्या किया। हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने किसी की पावर को कैसे स्नब किया बिकॉज मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। वो बात करके है, वो किसी से बदला लेकर है, वो किसी को फिजिकली हर्ट करके है या इमोशनली या वर्बली हर्ट करके है। वी एंजॉय दिस, हमारी एंटरटेनमेंट का पार्ट है। आप अपनी सड़कों पर देख लें, जब हम रोड रेज करते हैं, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को कुछ नहीं समझता, वो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ बुलिंग अगेन। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बुलिंग परफॉर्म कर रहे हैं और विद अ वेरी कॉन्शियस अनकॉन्शियस एफर्ट, जिसके अंदर हम कई दफा कॉन्शियसली हमें ये पता होता है कि मैं उसको कमतर दिखाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो वैगनार वाला है और मेरे पास पराडो है अगर, तो उसकी क्या मजाल वो मेरे से आगे निकल जाए। We say this to ourselves and we say this to that person as well, right? और ये हमारे अब अगेन आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन गया। साइबर बुलिंग की जहाँ आपने बात की, साइबर बुलिंग मुझे लगता है मुनीबा की ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि एनीबडी हु इज गॉट अ पब्लिक और इवन अ प्राइवेट प्रोफाइल, आपको लगता है कि ये इनएविटेबल है, ये तो होना ही है। और ये वही वाली हरासमेंट वाली कहानी की तरह बन गया है कि अगर आपने जाकर ये किसी को बताया या कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा व्हाई वर यू देयर इन द फर्स्ट प्लेस, कि आप हैं ही क्यों वहां पे। एग्जैक्टली, आप हैं ही क्यों वहां पे। आपको चाहिए कि आप अपने आप को देखें, जितनी जिंदगी प्राइवेट होगी, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। सो वी ऑलवेज वांट टू अगेन ब्लेम द विक्टिम। तो आप विक्टिम को बार बार ये कह रहे हैं कि जी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बुली को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पूरा जो जेस्ट है इस बात का, वो दो बातों पे है। एक ये कि ये स्टार्ट हो रहा है एक पावर प्ले से, और दूसरा ये कि इसको अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू एजुकेट दीज पीपल। एक पर्सनैलिटी ट्रेट अगर बुली का एक और छोटा सा निकालूं अगर मैं एक एंगल उसका, नार्सिसिस्ट होना। मेरा ख्याल है ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, टाइम खत्म हो गया है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक था लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अली आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, और मैरी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। और अब आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।